मिनट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली शराब कथित घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं और उस हिरासत और रिमांड को लेकर चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंचे, जहां हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी है। और इसी सिलसिले में आज सुनवाई हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, लेकिन कल ईडी की रिमांड की समय सीमा खत्म हो रही है। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट में कल पेश होंगे, तो एक राहत की उम्मीद कल की जा रही है, लेकिन क्या होगा कल पता चलेगा। साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि हिरासत से बाहर का मोर्चा संभाला है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने, और उन्होंने आज दावा किया है कि कल यानी 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले से संबंधित पैसे को लेकर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज न्यूज नाइट पे हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या खुलासा करने के लिए एक लंबा इंतजार अरविंद केजरीवाल ने किया है, या इस दावे के मायने क्या हैं। इसी पर हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता और पत्रकार भी। साथ ही साथ देखेंगे अन्य बड़ी खबरें दिन भर की, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं। अदालत ने केजरीवाल की तुरंत रिहाई की याचिका खारिज की। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में जारी है घमासान। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने किए प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर केजरीवाल की हिरासत में जारी हुए कथित पत्रों के संबंध में दर्ज कराई शिकायत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केजरीवाल कट्टर बेईमान। चौबीस की चुनौती के लिए जारी है नामांकन का काम। पहले चरण की 98 सीटों के लिए पर्चा करने का काम पूरा। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, दयानिधि मारन समेत कई दिग्गजों ने किया नामांकन। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर नामांकन का कल आखिरी दिन। महाराष्ट्र, बिहार से लेकर यूपी तक इंडिया अलायंस में जारी है घमासान। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशियों के ऐलान से कांग्रेस नाराज। कई जगहों पर प्रदर्शन। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का नेतृत्व पर सवाल। प्रकाश अंबेडकर ने तोड़ा गठबंधन। बिहार में भी इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे पर खींचतान। आम आदमी पार्टी को पंजाब में बड़ा झटका। जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं सूची। मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए अपने स्टार प्रचारकों के नाम तय। योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से शुरू किया प्रचार। विवादित बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष को जारी किया नोटिस। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में 29 मार्च शाम 5 बजे तक अपना पक्ष रखने को कहा। ऐसा न करने पर हो सकती है उनके खिलाफ कार्रवाई। डीएम के मंत्री अनिता आर राधाकृष्णन के खिलाफ एफआईआर। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। पुलिस ने मुठभेड़ में एक नक्सली डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों को किया ढेर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, नक्सलवाद के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती से लड़ रही है लड़ाई। भारत के कानूनी मामलों में अमेरिका की टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय हुआ सख्त। अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ ग्लोरिया बरवेना को किया समन। विदेश मंत्रालय ने कहा, दूसरे देशों से हमारी संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की उम्मीद।
अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से मना कर दिया। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब देने को कहा है। 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। 28 को अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर पेश होंगे। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, वहीं सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग कर सकती है। इस बीच सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला है। आज भी पढ़ा केजरीवाल का एक संदेश, कहा कल करेंगे बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल। इसके साथ ही कल हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल के सीएम पद पर बने रहने पर भी करेगा सुनवाई। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामला चला तो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने बहस की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। देर शाम अदालत ने केजरीवाल की तुरंत रिहाई की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वो इस तथ्य के प्रति सचेत है कि याचिकाकर्ता तत्काल रिहाई का हकदार है या नहीं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय को मुख्य याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेना होगा। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है और बहुत स्पष्ट तौर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल खड़े किए। सिंघवी ने कहा कि इस टाइम गिरफ्तारी इसलिए की गई है कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए वक्त न मिले। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच केजरीवाल को समन जारी किए गए, लेकिन एक बार भी उनका बयान दर्ज नहीं किया गया। बिना बयान दर्ज किए उनकी गिरफ्तारी की गई। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2-3 हफ्ते का वक्त दिए जाने की मांग गलत है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनकर फैसला देना है। इस केस में ईडी को जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने सरकारी गवाह बने लोगों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा, मुझे मुख्य मांग ही नहीं अंतरिम राहत की मांग पर भी जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मिलना चाहिए। अगर हमें जवाब दाखिल करने के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा तो फिर मेरी दलीलों की भी जरूरत क्या है? केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल फिलहाल पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। उधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन के बाद दिल्ली विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले आप विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। मयूर विहार जिले में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा पदाधिकारियों के समूह के साथ दिल्ली विधानसभा प्रवेश द्वार पर अचानक प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता, जिनमें से अधिकांश काले कपड़े पहने हुए थे, लगभग 25 कारों में विधानसभा प्रवेश द्वार पहुंचे और नारे लगाने लगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले। वीरेंद्र सचदेवा ने अधिवक्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत से कथित पत्रों के संबंध में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई। शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल के प्रेम पत्रों का जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि इस देश में संविधान का और कानून का शासन है। और जहाँ कानून का शासन है तो वहाँ कानून की कुछ परिभाषाएं हैं जिसको सबको मानना पड़ता है। तो जिस तरह के पत्र मीडिया में दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेरे आका ने, मेरे भगवान ने हमको ये पत्र लिखा है, तो हम उस पत्रों की जाँच की हमने मांग की है, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से अगर एक्यूज कोई है और वो हिरासत में है, तो अगर कोई पत्र भी वहाँ से आता है तो जिसकी कस्टडी में एक्यूज है, उस कस्टडी के जो भी अथॉरिटी है उसको अटैच करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए उन्हें कट्टर बेईमान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गाड़ी, बंगला और करोड़ों रुपयों का गबन किया है। उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है।
इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि केजरीवाल 28 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े पैसों का खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि कोर्ट परिसर के अंदर अगर कोई वकील विरोध प्रदर्शन करता है या कोर्ट के कामकाज को बाधित करता है तो उसे उसका सख्त नतीजा भुगतना होगा। कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी कोर्ट का रुख करने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक वकील ने आम आदमी पार्टी की लीगल सेल की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में विरोध प्रदर्शन के आह्वान का मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने रखा था, जिसके बाद ये बयान आया है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस बीच जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल का मोर्चा संभाला है सुनीता केजरीवाल ने और दावा किया कि कल अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले से जुड़े पैसे का खुलासा करेंगे कि ये पैसा कहां है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल के खुलासे वाले संदेश के क्या है मायने? इसी पर चर्चा है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, यह आज का हमारा विशेष है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश खुराना साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रवि श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एनालिस्ट और आपकी विचारधारा का समर्थन करते हैं, अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि जी, आप ही के पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, सुनीता केजरीवाल ने बड़ा संदेश दिया है कि कल अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में पैसा कहां है इसका खुलासा करेंगे। क्या हो सकता है खुलासा? क्या है खुलासा? क्यों इतना लंबा इंतजार अरविंद केजरीवाल ने किया? खाना भी नहीं खा पाए, फिर मीटिंग में जाएगा। देखिए जी, उन्होंने जैसा स्टेटमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है 30 से मीटिंग है मेरी, उसके हिसाब से उनके पास है अरविंद केजरीवाल जी के पास में, और वो उसका खुलासा जो है वो कल करेंगे, कोर्ट में करेंगे। कल उनकी रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। कल वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दोबारा पेश होंगे और पेश होने पर वो बात बताएंगे। जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे, अगर उनके पास ये जानकारी पहले से थी तो वो उसको अपने पास रख के क्यों बैठे रहे। मेरा ये कहना है कि शायद आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि इसी कथित घोटाले के एक आरोपी शरद चंद्र रेड्डी जो ऑरोबिंदो फार्मा के एमडी हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया था। उन पर रेड की गई थी नवंबर 2022 में। रेड करके उनके ऊपर उन्होंने दबी, उसके बाद में 5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए। उसके बाद उनको जमानत पे छोड़ा गया और उनको हेल्थ ग्राउंड पे जमानत दी गई। कहा गया कि उनके पीठ में दर्द है, इस ग्राउंड पे उनको जमानत दे दी गई और उन्होंने 45 करोड़ के बॉन्ड और परचेज किए। तो मेरे ख्याल में इस बात का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, क्योंकि उन्होंने ही वो 59 करोड़ रुपए के टोटल बॉन्ड शरद चंद्र रेड्डी से लिए हैं और वो ही उसका जवाब देंगे कि इस मनी ट्रेल कहां गई है। मेरे विचार से तो ये मनी ट्रेल भाजपा के दरवाजे पे आके खत्म होती है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हरीश जी। इल्जाम आप पर है, आरोप आप पर है कि ये ट्रेल आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है। आप हरीश जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा। हेलो जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। देखिए, रवि जी का गजब लॉजिक है। ठीक है, आप लो, फायदा आप उठाओ, भ्रष्टाचार आप करो, और जब इंक्वायरी हो तो कहो जी बीजेपी ने पैसे खाए हैं। अगर इनके 2 लॉजिक हैं, इन्होंने लॉजिक कहा कि इन्होंने उनको बेल होने दी और हेल्थ ग्राउंड पे बेल होने दी, तो हेल्थ ग्राउंड पे बेल तो 1 साल तक सत्येंद्र जैन की भी हुई थी। तब कितने पैसे खिलाए थे आपने? जवाब दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। इलेक्टोरल बॉन्ड तो आईएफबी एग्रो ने भी खरीदे और वो भी शराब के बिजनेस के अंदर है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो समीर महेंद्रू ने भी खरीदे आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। समीर महेंद्रू ने आम आदमी पार्टी जो जेल के अंदर है, उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदे और चंदा भी चेक के रूप में दिया।
अब अगर यही लॉजिक है तो बता दें कितने की रिश्वत खाई। देखिए इस टाइम जो वो कर रहे हैं बेसिर पैर की बातें हो रही हैं और कुछ नहीं है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। सुनीता केजरीवाल भी जो आज आई वो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। हमने तो कुछ किया नहीं जी, हमारे तो भगवान है अरविंद केजरीवाल जी। ये देश की जनता आज जानती है और देख रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जो बंद है आज ईडी की रिमांड में है, वो भ्रष्टाचार के मामले में हैं और 9 बार उनको सम्मन किया गया। 9 बार जो ये लॉजिक देते हैं ना कि चुनाव नजदीक है इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर से उनको सम्मन दिए जा रहे हैं, अक्टूबर से। उनके लिए विभाषणा के लिए समय था, उनके लिए चुनावों का समय था, मध्य प्रदेश चुनाव में जाने का समय था, उनके पास दिवाली के लिए समय था, लेकिन ईडी के सम्मान का सम्मान करना उसके लिए समय नहीं था। तो अब ईडी ने कार्रवाई करी तो अब चिल्ला क्यों रहे हैं? तो यही चीज सोरेन ने भी कही थी। और याद करिए इन्होंने क्या कहा था, हम कोर्ट में हाजिर तो हो जाएंगे, हम कोर्ट में कोऑपरेट तो करेंगे, लेकिन हमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। गिरफ्तारी होने से 3 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं, ये जो इन्होंने कोर्ट के अंदर गए, जब कोर्ट से इनको 21 तारीख को जब इन्हें राहत नहीं मिली और 10 के सम्मन पे जब क्या कह रहे थे, प्रोटेक्शन नहीं हमें चाहिए। अरे वो बात, तुम कहीं दुनिया के बहुत बड़े वो शहंशाह हो क्या, तुम्हें अलग से तुम्हें लॉ होगा? हिंदुस्तान के अंदर लॉ प्रिवेल करता है और वो लॉ सबके लिए है, चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप जो बहाना मारते हो चूंकि चुनाव है इसलिए ईडी ने गिरफ्तार किया, चुनाव की वजह से गिरफ्तार नहीं किया। रवि जी संबंध से भारत इसलिए गिरफ्तार। रवि जी, कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, वहां से पिटीशन वापस लिया, फिर हाई कोर्ट गए। क्या लीगल टीम आम आदमी पार्टी की वो तैयारी नहीं कर पा रही है अरविंद केजरीवाल और अपने तमाम नेताओं को बचाने के लिए भी, या फिर जो तथ्य हैं वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं? देखिए मित्र अभी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को उनकी पत्नी जो है उन्होंने वो भगवान मानती हैं। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल बहुत भाग्यशाली हैं, वरना देश के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी तो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। रवि जी, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत अगर हमला आप ना करें तो बेहतर होगा। मैं क्यों ये कह रही हूँ, सुने रवि जी, इन्होंने भी व्यक्तिगत हमला नहीं है। नहीं रवि जी इसका क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। मैंने सुनीता के केजरीवाल के बारे में नहीं बोला। रवि जी कहा कि उन्होंने अपने सुनीता केजरीवाल के बारे में नहीं बोला, मैंने कहा विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। ऐसे नेता हैं जिनकी रवि जी मैं क्लियर कर दूं, रवि जी मैं क्लियर कर दूं, रवि जी मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। रवि जी उनकी पत्नी रवि जी अरविंद केजरीवाल की पत्नी कैमरे पर आकर संदेश को पढ़ रही है, संबोधन कर रही है, इसलिए उनका जिक्र किया जा रहा है। भगवान मानती है ये इन्होंने कहा है। उन्होंने अपने संदेश में कर लीजिए, आप रिकॉर्डिंग रिप्ले कर लीजिए। आपने क्या बोला? नेतागण है ये बदतमीजी कर जाते हैं बाद में। हरीश जी व्यक्तिगत हमले नहीं, रवि जी व्यक्तिगत हमले नहीं, और भाषा की मर्यादा रखिए रवि जी। कभी किसी का नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए रवि जी। रखिए पड़ेगा रवि जी, भाषा की मर्यादा रखिए। उन्होंने कहा कि वो भगवान मानती हैं, भगवान मानने में तो कोई गाली नहीं है, लेकिन आप अगर बदतमीज का इस्तेमाल करेंगे तो बदतमीज शब्द, रवि जी बदतमीज शब्द कोई शिष्ट शब्द नहीं है, माफ करिएगा। अपनी बात कहिए रवि जी। अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, ये भी है, इसी देश के इतिहास में है। इन्होंने 30 साल तक इलेक्शन एफिडेविट के अंदर रवि जी अरविंद केजरीवाल पे हम बात कर सकते हैं, सबको मालूम है। ये अरविंद केजरीवाल पर बात की जाए, कोशिश मत करिए। देखिए ये उस पार्टी के नेता है जिसका अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए डिफेंस डील में पकड़ा गया था। ये उस पार्टी के नेता हैं और ये भ्रष्टाचार की दुहाई दे रहे हैं यहां बैठ करके। शर्म नहीं आती है कि इनका अपना नेता बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर रिश्वत लेता पकड़ा गया और बाद में सजा मिली और निकाला गया वो पार्टी से। आप भ्रष्टाचार के बारे में बात ना करें, ये फर्जी केस है पूरा का पूरा। इसके अंदर सारी बातें जो है, रवि जी उसने उससे ये कहा, उसने इससे ये कहा। रवि जी एक भावनात्मक अपील की जा रही है। रवि जी बात तो सुनेंगे आप? बरामद नहीं हुआ आज तक।
रवि जी, 1 रुपया बरामद नहीं हुआ आज तक। लेकिन कोर्ट भी राहत नहीं दे रही, ये भी एक बड़ी बात है रवि जी। समय की बात है। हम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सच्चाई सामने आएगी, निश्चित रूप से आएगी, और तथ्य जो है वो सामने आएंगे। जी हरीश जी, अपनी बात पूरी करें। जी 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 रवि जी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उस तरह इनको चाहिए कि भाषा की मर्यादा कम से कम मेरे साथ जब डिबेट में हो तो ये रखा करिए। मैंने सुनीता केजरीवाल जी के बारे में भी कोई गलत नहीं बोला था, बिल्कुल। वो उनकी, अब रवि जी जाने, रवि जी काम जाने, लेकिन अभी ये बात कर रहे थे कि कह रहे थे कि देखिए हमें दुहाई मत दीजिए, ये वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे आप मत पाठ पढ़ाएं। हाँ, आप अपने गिरेबान में झांकें। रवि जी को मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल तो वही व्यक्ति थे जो कहते थे कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, जांच बाद में करिएगा। आज जब अपने ऊपर आई तो कह रहे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से राज करूंगा। और आप बात करो नैतिकता की, मेरे पिताजी के ऊपर 3 लाख का आरोप लगा था रवि जी, सीएमशिप को ठोकर मार दी थी हम हैं वो लोग। इसलिए आप हमें कम से कम दुहाई मत दीजिए नैतिकता का। नैतिकता अपने अरविंद केजरीवाल जी को समझाइएगा कि नैतिकता उन्होंने क्या बोला था। हमने नहीं कहा था मुख्यमंत्री। देखिए रवि जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। रवि जी बीच में बता दिया। रवि जी बात खत्म कर लेने दीजिए। रवि जी बात खत्म करने दीजिए। देखिए शालिंदर साहब डिबेट में बेटर रहेगा। देखिए तो आपने अभी बात बोली कि आपके सीएम ने कहा था ना कि मैं इस्तीफा देना चाहिए। अरे भैया मेरे, अब जब अपने ऊपर आया तो आप क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? आपके तो जेल से राज चलेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप जेल से राज कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अरे आप रवि जी को सीएम बना दीजिए, हमें खुशी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन ये बात गलत है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमसे कंपेयर मत करिए। रवि जी आपके पास आती हूँ। अनंत विजय हमारे साथ हैं। अनंत विजय जी, अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हुए हैं। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, कल एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। आपको क्या लगता है, रिजाइन न करने के पीछे मुख्यमंत्री बने रहना है या किसी तरह का राजनीतिक लाभ लेना है? क्या रणनीति अरविंद केजरीवाल की दिखाई देती है? मैं जब ऋतु जी इस डिबेट में आया था तो मुझे बताया गया था कि केस पे बात होगी, लेकिन नेताओं के साथ दिक्कत ये हो जाती है। और रवि जी को मैंने देखा तो वो राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ था, तो मुझे लगा वो थोड़ी केस के मेरिट पर बात करेंगे, और उन्होंने प्रारंभ भी मेरिट पर ही बात करने का किया था। उन्होंने एक बड़ी बात शुरुआत में कही जिसको मैं रेखांकित करना चाहूंगा आपके शो पर। उन्होंने कहा कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम लेते हुए कि उन्होंने 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और उसके बाद जमानत दे दी गई। तो क्या ये इंसिनुएशन अदालत की तरफ है? क्या अदालतें अब चंदा लेने के बाद जमानत दे रही है? मेरे प्रश्न में, मतलब मेरे मन में सहज ये जिज्ञासा उठ रही है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं न्यायालय की तरफ उंगली उठाते हैं। तो क्या मेरे सीनियर मित्र राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव जी न्यायालय को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? हालांकि बाद में उन्होंने खुद को सुधारा और कहा कि न्याय का सम्मान करते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है कि पहले न्यायालय पर आप उंगली उठा दें परोक्ष रूप से और उसके बाद कहेंगे हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। खैर, ये बात मैं एक रेखांकित करना चाहता कि चंदे वाली बात जो है वो न्यायालय से न जोड़ी जाए। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जमानत अगर उनके हेल्थ ग्राउंड पर दी गई होगी तो उन्होंने केस का मेरिट देखा होगा, जज साहब ने मेरिट देखने के बाद ही जमानत दी होगी। और अगर केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिल रहा है और या उनको कोई राहत नहीं मिल रही है तो वो भी केस की मेरिट पर ही ऐसा हो रहा होगा, मैं ये मान के चलता हूं। रहा ऋतु जी, आपने जो प्रश्न पूछा कि जेल से सरकार चलाने की जो बात कह रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले एलजी का एक वक्तव्य मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी इंटरनेट मीडिया पे चल रहा था। उन्होंने किसी चैनल पर किसी कॉन्क्लेव में ये बोला है कि जेल से सरकार नहीं चलाने दिया जाएगा और उसके वो विभिन्न पहलुओं की वो देख रहे हैं। तो और वो उनकी ये जिम्मेदारी भी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ना हो जाए किसी स्टेट में, ये उपराज्यपाल की जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने इस बात के पर्याप्त संकेत ही नहीं दिए, स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं होने दिया जाएगा।
और दिल्ली पुलिस भी शायद जो आदेश जेल से, जो कथित आदेश की कॉपी जेल से बाहर आई है जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी भी जांच कर रही है। तो ये केस के मेरिट पर अगर हम लोग बात करते तो दर्शकों को क्या मतलब, हम लोग व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में फंस जाते हैं कि कौन घूस लिया, कौन पकड़ा गया। पैसे नहीं मिलना ये नहीं तय करता है कि गुनाह नहीं हुआ है। अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, प्रारंभिक जांच हो रही है इस केस की, और प्रारंभिक जांच में ही हम देख रहे हैं कि जो लोग जेल में हैं उनको अदालतें बेल नहीं दे रही हैं, और जो जेल में अभी अभी गए हैं उनको भी राहत नहीं मिली। तो हमें बस इस पर ही बात करनी चाहिए, कानूनी पहलू पर बात चलनी चाहिए। तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद, या तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा काली। और अभी खुराना साहब का उदाहरण दिया उन्होंने और अडवाणी जी दोनों ने इस्तीफा दे दिया था तुरंत ही। रवि जी, मुझे लगता है कि अगर हम केस की मेरिट पर बात करेंगे तो बेहतर होगा। रवि जी, कई बातें अनंत विजय जी ने रखी, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को आप डिफेंड कर रहे हैं, और डिफेंड करते करते आप राजनीतिक विश्लेषक की सीमाओं से जब आगे निकल जाते हैं तो उसकी मतलब जिम्मेदारी फिर आप लीजिए, और आप ये बताएं कि जिस तरह से कोर्ट से अगर राहत नहीं मिल रही है, जिसके सवाल अनंत जी ने खड़े किए हैं। रितु जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बेटर डिफेंड करते हैं आम आदमी पार्टी को, उनसे बेटर प्रवक्ता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, रवि जी कहिए। रितु जी, आनंद जी ने बहुत सारे सवाल उठाए। आनंद जी को मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कर दी। मैं केस के मेरिट पर ही बात कर रहा हूं। इस देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको भाजपा ने अपना टट्टू बना रखा है। देखिए, चाहे वो ईडी हो, फिर रवि जी, एक तो आप भाषा को प्लीज रवि जी, अंग्रेजी में बोल देता हूँ। नहीं, बात अंग्रेजी में बोलने की नहीं है। फिर तो आप बात वहां से शुरू करिए ना, बात वहां से शुरू करिए कि कांग्रेस ने किस तरह से कहा कि सीबीआई को कांग्रेस ने अपने जेल का तोता बना के रखा है, फिर उससे शुरू करें सर। सर देखिए रवि जी, आप जब सच्ची बात होती है तब आप नहीं रवि जी, बात सच्ची की नहीं है, बात भाषा की है। बड़ी शालीन भाषा में बोलता हूँ कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, रवि जी कोर्ट के लिए क्या कहेंगे? इन सब का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने हितों के लिए कर रही है। रवि जी, कोर्ट में तो आप दलीलों के साथ गए। हाँ, अब मैं कोर्ट की बात करता हूँ। कोर्ट में दलीलों के साथ गए ना, तो कोर्ट की बात बताएं। कोर्ट मेरिट की बात करता हूँ जी। जब पूछ रहे थे, मैं ये बताना चाहता हूं कि उस बेल को, कोर्ट पे मैं नहीं जा रहा हूं, कोर्ट ने अपना काम किया, उस बेल को ईडी ने कोर्ट में अपोज नहीं किया। क्यों अपोज नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल। ईडी ने नारायण राणे और छगन भुजबल की फाइल कैसे गायब कर दी भाजपा में आने के बाद, ये मेरिट पे मैं बात कर रहा हूं। ये सब इसकी मेरिट है। कोर्ट पे हम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, मगर ये चीजें जो है स्पष्ट दिखाती हैं कि किस तरह से पैसा लेने के बाद। अब भाई आप मुझे बोल लेने दो यार, आप ही बोलते रहोगे सारा टाइम। तो रवि जी जो आरोप आपने लगाया उस पे हरीश जी से जवाब ले लेते हैं ना, हरीश जी से जवाब ले लेते हैं, उस पे हरीश जी से जवाब ले लेते हैं। हरीश जी को मैंने अभी तक सवाल नहीं खड़ा किया, मैं अभी आनंद जी की बातों का जवाब दे रहा हूं। जो वो बोल रहे थे कि भाई इतने सारे जो तथ्य आप बता रहे हैं, ये तथ्य के सामने हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है 8,250 रुपए का। किस तरह से 3,78,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड लेने के बाद दिए गए, लोगों पे ईडी की रेड करवाने के बाद में बॉन्ड लिए गए, लोगों को ईडी की इनकम टैक्स की रेड करवा के अरेस्ट करके बॉन्ड लिए गए। जवाब देता हूँ। रवि जी अब आपने आरोप लगा लिए ना, अब जवाब ले लें, समय तो थोड़ा ही है, जवाब भी ले लेते हैं ना। रवि जी, मैं आपकी इजाजत तो जवाब दे दूं। खुराना जी बहुत संक्षेप में देखिए, 2 बातें कही रितु जी उन्होंने, रवि जी ने 2 बातें कही कि उन्होंने अपोज क्यों नहीं किया। मैं एग्जाम्पल दिया सत्यदेव जैन का, जब उनकी हेल्थ ग्राउंड थी ना, तो ईडी ने तब भी अपोज नहीं किया था। तो अगर आप कहें कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, वो नहीं चलेगा ना जी। अगर हेल्थ ग्राउंड पे एक सजा याफ्ता आदमी को, सत्येंद्र जैन जी को भी जमानत मिली। वही तो मैं कह रहा हूं ना, सत्येंद्र जैन को जमानत मिली, क्यों मिली, उस पर जवाब नहीं मिलेगा। तो दूसरी बात, अभी इन्होंने एक बात करी कि अभी उन्होंने एक बात करी कि
मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि प्राइमा फेसी द कोर्ट हैज ऑब्जर्वेशन व्यू दैट द केस अगेंस्ट द एप्लीकेंट इज जेन्युइन। करिए देखिए फिर रवि जी हर चीज अपनी मर्जी से नहीं करती है ना। कोर्ट रूम में कानूनी दस्तावेज पे जो भी आया है, कानूनी दस्तावेज पर जो भी आया है रवि जी, आपको याद होगा रवि जी उसकी लीगल इंपॉर्टेंस है, रवि जी उसकी लीगल इंपॉर्टेंस है। जी खुराना जी अपनी बात पूरी करें। तो क्यों ऐसे करते हो, एक्सपोज हो रहे हो ना आप। तो मैं एक संजय सिंह की जो इनके संजय सिंह की जो इनके एमपी थे, उनको जब बेल रिजेक्ट हुई क्या बोला, प्राइमा फेसी द कोर्ट इन अ व्यू दैट एप्लीकेंट इज जेन्युइन and such said evidence and material shows that involvement of the applicant in the commission of the alleged offence of money laundering case because it is shown have been directly or indirectly involved in the activity process of crime। साहब बोल रहा है कोर्ट, आप अगर ईडी पे ऑब्जेक्शन, भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप माननीय न्यायालय में ऑब्जेक्शन उठाते हैं हमें ऑब्जेक्शन है। मनीष सिसोदिया के बारे में क्या बोला जब बेल रिजेक्ट हुई, 300 करोड़ से ऊपर की मंडी ट्रेल पकड़ी गई। मैं फिर कह रहा हूं आप ईडी पे, खुराना जी समय कम है, अंत में अनंत जी के पास। अनंत जी कोर्ट पर कुछ नहीं कह रहे हैं, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को कुछ नहीं मान रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डर लगता है, लेकिन सारी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल है। रितु जी मैं अभी बहुत ध्यान से रवि जी को सुन रहा था। रवि जी इतनी जल्दी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं ना कि उनको फॉलो करना मुश्किल हो रहा है मुझे। कभी छगन भुजबल पे चले जा रहे हैं, कभी अजीत पवार पे, तो कहां चले जा रहे हैं। बात केजरीवाल जी के केस के मेरिट की हो रही है और इतना गोल पोस्ट चेंज करेंगे तो सामने वाले की आप परीक्षा ले रहे हैं। वो खुराना जी की परीक्षा ले रहे थे, अगर फाइल गायब करेगा तो बताना पड़ेगा ना। कभी लक्ष्मण साहब से शुरू करके और छगन भुजबल तक चले गए। उन्होंने 50-60 वर्षों का कालखंड इतनी गोल पोस्ट चेंज किया। रवि जी थोड़ा मौका दिया करिए, अपने जो आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आते हैं उनको अगर थोड़ा आप अवसर देंगे तो अच्छा रहेगा। गोल पोस्ट चेंज करने से बेहतर हो कि आप एक ही मुद्दे पर रहें तो हम सब लोग आपके सामने अपनी बातें रख सकेंगे। अनंत जी अरविंद केजरीवाल कल क्या खुलासा करने जा रहे हैं, इसका इंतजार सबको रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा, आपकी तरह हम लोगों को भी रहेगा। मुझे लगता है कि खुराना साहब भी बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करेंगे कि केजरीवाल साहब क्या। अनंत भाई हमें मालूम है क्या बोलने वाले हैं, वही जो 3 दिन से रट रहे हैं, शरद रेड्डी, ये 3 दिन से यही रट रहे हैं और ये कल वो कोर्ट में भी यही बोलेंगे। चलिए इंतजार है कल सुबह का, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि कल अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि पैसा कहां गया कथित शराब घोटाले का, जिसको लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ है, दर्ज हुआ है, अनियमितताओं की बात हो रही है, उस पर एक हो सकता है बड़ा खुलासा सामने आए। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या सुगम्यता दिव्यांग लोगों को ही प्रभावित करती है? एक बार फिर सोचें। आइए प्रतिज्ञा करें, स्वयं के साथ जुड़ें। 27 मार्च को विश्व सुगम्यता दिवस मनाएं। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में,
विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच पहले चरण के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन किए। पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर बाकी 98 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन था। इस वजह से बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। इस दौरान रैलियां और रोड शो भी देखने को मिले। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन किए। इस दौरान भव्य रोड शो और रैलियों के जरिए उम्मीदवारों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। पश्चिम त्रिपुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बिप्लव कुमार देव ने भव्य रोड शो के बाद नामांकन किया। केंद्रीय मंत्री और अलवर से बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव, जयपुर से बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा, बीकानेर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने भी नामांकन पत्र भरा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद और नैनीताल उधम सिंह नगर से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने भी नामांकन किया। तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोयम्बटूर और रानीपेट से पीएम के उम्मीदवार एडवोकेट के बालू ने नामांकन किया। हम निश्चित रूप से 400 से ज्यादा सीटें एनडीए विजय होगी, ये मेरा विश्वास है। और पूरे देश का माहौल है कि देश का भविष्य बदलने के लिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान का अगर कोई कल्याण कर सकते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ये विश्वास लोगों में जगा है। ये पूरा जो प्यार बरस रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर बरस रहा है। लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के लिए ही ये जनता का इतना उत्साह और प्रेम आपको नजर आ रहा है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किए। जयपुर शहर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। हरिद्वार से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तमिलनाडु की करूर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतमणि ने नामांकन किया। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने सेंट्रल चेन्नई सीट से और कोयम्बटूर से डीएमके उम्मीदवार जीपी राजकुमार ने नामांकन किया। जनता का आशीर्वाद रहा तो जिन लोगों ने आज ये कह दिया कि बीजेपी तो जयपुर से जीत गई, जीत सुनिश्चित है, उनको वोट नहीं चाहिए। लेकिन मैं गहलोत साहब और रणदार साहब की उपस्थिति में हाथ जोड़ के जयपुर के लोगों से हाथ गर्दन झुकाकर वोट मांग रहा हूं। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण की 98 सीटों पर नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया, लेकिन पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर होली के चलते नामांकन करने की अंतिम तारीख 28 मार्च रखी गई है। इस बीच 28 मार्च से दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र, बिहार से लेकर यूपी तक इंडिया अलायंस में घमासान जारी है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशियों के ऐलान से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना के साथ ही अपने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी से गठबंधन तोड़ दिया है। बिहार में भी इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे पर खींचतान जारी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की समय सीमा खत्म हो गई है और इस अहम समय में भी इंडी गठबंधन के दलों के बीच आपसी मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घोर घमासान जारी है।
मुरादाबाद में पार्टी ने 24 घंटे में 2 उम्मीदवार बदल दिए हैं। असमंजस के बीच सोमवार को पहले एसटी हसन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद मंगलवार को रुचि वीरा ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। वहीं रामपुर में भी उम्मीदवार पर रार के बीच पार्टी ने दिल्ली के मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहां से सपा जिलाध्यक्ष ने भी पर्चा खरीदा है। यानी रामपुर और मुरादाबाद में पार्टी के दो नेता आमने सामने हैं। आपस में यहाँ पर जो तनाव किसी कैबिनेट है वो खत्म हो, हम अपने हम वतनों के साथ भी मोहब्बत से हमसे रहें और कॉन्स्टिट्यूशन से जो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारा राइट है, सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें बराबरी के हकूक दिए हैं उनका पालन किया। पूरे मुल्क में चुनाव इंडिया एनडीए वर्सेस है। और उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के दल कंफ्यूजन के शिकार है तो महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के 17 प्रत्याशियों के ऐलान से कांग्रेस उखड़ गई है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने भिवंडी, मुंबई दक्षिण मध्य और सांगली लोकसभा सीट के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने पर आपत्ति जताई है। मोर्चा कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने संभाला है, जिन्होंने काफी तल्ख टिप्पणी की है। जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है। जो कांग्रेस का वोटर है वो कहां जाएगा? कांग्रेस को जो वर्षों से लगातार वोट करते आए हैं, क्या वो शिवसेना के इस हरकत के बाद शिवसेना के पास जाएंगे, शिवसेना को वोट देंगे? मुझे इस बारे में संदेह है। कर्नाटक के सियासी गलियारे में लगातार हलचल मची हुई है। यहाँ कांग्रेस पार्टी में घरेलू कलह ही खत्म नहीं हो रहा है। पहले उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर विवाद बना हुआ था, वहीं अब कोलार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से टिकट काटने पर हंगामा खड़ा हो गया है। मौजूदा मंत्री एमसी सुधाकर समेत 3 विधायकों और 2 एमएलसी ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। उनके मुताबिक पार्टी जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही है। Speaker is coming, but we are going to talk to CM because we are not able to. Our minister colleague, Mr. Suresh, is here. So, Honorable CM has sent word through him, and even our party president DCM also has sent word. So, now giving respect to them, we are now just going to talk to them and then take the next one. इस बीच हाल ही में जदयू से आरजेडी में आई बीमा भारती ने कहा है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने उन्हें सिंबल भी दे दिया है। वे 3 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगी। गौरतलब है कि यहां से कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव भी टिकट के दावेदार हैं। बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान हो रही है और कुछ भी फैसला नहीं हो पा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश के बाद अब बिलासपुर में भी भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को लोकसभा प्रत्याशी बनाने का विरोध शुरू हो गया है। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस भवन के सामने धरने पर बैठकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इन सब के बीच दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कई राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। चुलबुला बनूं
जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। Does accessibility only affect the disabled? Think again. Take a pledge. Join Swayam to declare 27th March as the World Accessibility Day. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आम आदमी पार्टी को पंजाब में बड़ा झटका लगा है। जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी की चुनावी तैयारियां भी जोरों पर है। पार्टी ने उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी की है, तो मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए अपने स्टार प्रचारकों के नाम भी तय कर दिए हैं। वहीं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा की प्रत्याशी राजमाता अमृता रॉय से बात की और कहा कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं कि बंगाल में गरीबों से लूटा गया पैसा ईडी की तरफ से भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई संपत्ति के जरिए उनके पास वापस पहुंच जाए। इससे एक दिन पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार और संदेश खाली पीड़ितों में से एक से फोन पर बात की थी और उन्हें शक्ति स्वरूपा बताया था। इस बीच भाजपा को पंजाब में बड़ी ताकत मिली है। कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू के भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जलंधर की बेहतरी दे लई मैं एक कोशिश, एक नवा एक्सपैरीमेंट अपने नाल करन लगा और मैनूं इस गल दा माण है कि जलंधर दे लोग जिन्हां दे नाल मैं एमसी रहिंदियां विचरिया, जिन्हां दे नाल बीइंग एमएलए लोकां दी सेवा कीती है और अज एक बारी फिर जलंधर दे लोग मैनूं जरूर प्यार देणगे, मान देणगे। बाद में सुशील कुमार रिंकू और शीतल अंगुराल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। भाजपा ने 3 राज्य मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए अपने स्टार प्रचारकों के नाम तय कर लिए हैं। तीनों राज्यों में 40 स्टार प्रचारकों के नामों की सूची जारी की गई है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 40 स्टार प्रचारकों के नाम वाले इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं। सूची के मुताबिक 7 केंद्रीय मंत्री भी एमपी के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए भी 40 स्टार प्रचारकों के नाम जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और पार्टी का आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का नाम भी शामिल है। पीएम मोदी और प्रमुख केंद्रीय नेताओं के अलावा शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, स्वप्न दास गुप्ता, मुफुजा खातून, रुद्रनील घोष, अमिताभ चक्रवर्ती, सुकुमार रॉय, सिद्धार्थ तिर्की, देवश्री चौधरी सहित कई बड़े नेता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे, जो राज्य में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर उनके पक्ष में जीत का माहौल बनाएंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 40 नेताओं को शामिल किया गया है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एमपी के सीएम मोहन यादव, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बीच ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार से लोकसभा चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। उन्होंने मथुरा में पहली जनसभा कर प्रबुद्ध जनों से संवाद बनाते हुए सांसदों व भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी के पक्ष में वोट देने की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विकास परियोजनाओं को गिनाकर मोदी का मतलब भी बताया। हर भारतवासी को सम्मान मिल रहा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। किसके कारण? मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया है, जो विश्वास देश के अंदर बना है, भारत ने जो कार्य किए हैं, सीमा को सुरक्षित भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं।
इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा के प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला अभी भी सुर्खियां बना हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत के बयान को लेकर लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। जो शक्तियों को नकारेगा, जो मात्र शक्ति को नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, उसको स्वतः जनता सीख दिखाएगी और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है। 4 जून अब आना ही वाला है। बहुत बहुत भाजपा ने इस बार अपने कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। भाजपा नेता वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट न दिए जाने पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी पार्टी के नेता हैं और निश्चित रूप से भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के नाते अच्छा फैसला किया है। इधर एनडीए के सहयोगी दल पट्टाली मक्कलकाच यानी पीएमके के संस्थापक एस रामदास ने आम चुनाव के लिए अपनी पार्टी की घोषणा पत्र जारी किया है। रामदास ने लोकसभा चुनाव के लिए संयुक्त रूप से चेन्नई में पार्टी कार्यालय में चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि शिक्षा और रोजगार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा भी पीएमके के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विवादित बयानों को लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त हो गया है। आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष को नोटिस जारी कर 29 मार्च शाम 5 बजे तक अपना पक्ष रखने को कहा है। चुनाव के दौरान भाषा के गिरते स्तर पर लगातार कार्रवाई हो रही है। नेताओं की बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग के पास कई शिकायतें पहुंची हैं। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों पर संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष को नोटिस दिया है। चुनाव आयोग ने विवादित बयानों के मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनको 29 मार्च शाम 5 बजे तक अपना पक्ष रखने को कहा है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने भाजपा नेता दिलीप घोष को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनको 29 मार्च शाम 5 बजे तक अपना पक्ष रखने को कहा है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर डीएमके मंत्री अनीता आर राधाकृष्णन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी सहिब्रत साहू ने कहा कि राधाकृष्णन के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर की गई है और आगे की जांच जारी है। DO has given us a report. FIR has been lodged on a particular section of IPC as the police found it fit. Further investigation, further reporting is awaited. अनीता आर राधाकृष्णन ने एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। क्या सुगम्यता दिव्यांग लोगों को ही प्रभावित करती है? एक बार फिर सोचें। आइए प्रतिज्ञा करें, स्वयं के साथ जुड़ें। 27 मार्च को विश्व सुगम्यता दिवस मनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि कश्मीर और लद्दाख में केंद्र सरकार की योजनाओं से भरपूर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 58,000 करोड़ की योजनाओं से विकास कार्य हो रहे हैं। कश्मीर के 100% घरों में अब नल का जल पहुंच चुका है। 370 अंक है। हालांकि ये बात जरूर है कि 370 से जम्मू कश्मीर में भी आज विकास हर घर तक परकोलेट हुआ है, खुशियां आई है, टूरिस्ट बढ़े हैं, टूरिज्म बढ़ा है और देश भर में भी कश्मीरियों को अपनाने का, कश्मीर को अपनाने का एक जज्बा मजबूत हुआ है।
कश्मीर पहली बार भारत के साथ एक रस होकर आज आगे बढ़ रहा है। इसका सभी को आनंद है जी, मगर एक आंकड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के विजय की सीटों के लिए रखा गया है। जम्मू कश्मीर में अमन चैन के सवाल पर गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि कश्मीर में मोदी सरकार ने शांति स्थापित की है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत पाकिस्तान का एजेंट है। शांति कभी परचेज नहीं की जा सकती, कॉस्ट देकर नहीं होती। हुर्रियत से कोई बात नहीं होगी। हुर्रियत की कश्मीर में जगह नहीं है। जो बातचीत करना चाहता है उसने संविधान के दायरे में आना पड़ेगा। और मैं क्यों मेरे कश्मीर के युवाओं से बात न करूं, क्यों पाकिस्तान के एजेंट से बात करूं? हम नहीं करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान फिलीपींस, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, केन्या और जॉर्जिया के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिक्की की महिला डिवीजन FLO के कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की प्रगति पर बात की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने से न केवल देश, समाज बल्कि पूरी दुनिया का विकास होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि कोर्ट परिसर के अंदर अगर कोई वकील विरोध प्रदर्शन करता है या कोर्ट के कामकाज को बाधित करता है तो उसे उसका सख्त नतीजा भुगतना होगा। कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी कोर्ट का रुख करने के मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।